हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज एग्रीकल्चर 4.0। हमने एक सेशन किया था ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ठीक है, उसमें हमने बात कर ली थी इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में कैसे हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। नो सिमिलर टेक्नोलॉजीज को ही वही आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D 4D प्रिंटिंग, ओके, डेटा एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, उन्हीं चीजों को हम जिस तरीके से हमने इंडस्ट्रियल 4.0 में यूज करने की बात कर रहे थे वही हमें यूज करनी है एग्रीकल्चर में। यानी कि हमारा यहाँ पर पूरा सभी टेक्नोलॉजीज को यूज करके रोल क्या है, द गोल इज टू ऑप्टिमाइज द इनपुट रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर में हमारे जितने भी इनपुट यूज हो रहे हैं उनके यूज को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रियल टाइम में हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी सॉइल की कंडीशन कैसी है, उसका पीएच लेवल क्या है, उसको उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसे किस वक्त इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारी सॉइल का मॉइस्चर, ठीक है, उसकी अल्कैलिनिटी इन द रियल टाइम, और ये सब हो सकता है सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की मदद से। और उसी के यूज को जब हम एग्रीकल्चर में बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर 4.0 रेवल्यूशन। राइट। अब इसकी जब एग्रीकल्चर की बात करें, दैट डजंट मीन कि बस क्रॉप ग्रोइंग फेज में यूज कर रहे हैं, हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी इसके यूज की बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी एज हाई एज 30% होता है। ठीक है, तो चाहे ये ग्रोथ के टाइम पर बात हो या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात हो, ठीक है, वेयर हाउसेज में स्टोर करने को लेकर हो, कोल्ड स्टोरेज को लेकर, पूरी की पूरी सप्लाई चेन को और ज्यादा रेजिलियंट बनाने की बात हो, इन सभी की यूज को हम ओवरऑल एक सिंगल टर्म में कॉइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर 4.0। जैसे कि हम लोग आजकल सीड्स वगैरह, जैसे आईसीआर क्लेम करता है कि हमने 2000 से ज्यादा सीड वैरायटीज बनाई है विच आर क्लाइमेट रेजिलियंट। राइट, किसका यूज किया हमने? जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है, जीन मॉडिफिकेशन का। सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस एग्रीकल्चर 4.0। राइट, जैसे हम वेदर स्टेशन लगा सकते हैं ताकि हमारे फार्मर्स बेटर डिसाइड कर पाए कि उन्हें कब क्रॉप ग्रो करना है एंड कौन सा ग्रो करना है। राइट, हम स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं ताकि वाटर जब चाहिए और जितना चाहिए उतना ही यूज हो, ताकि हमारा वाटर का रिसोर्स का कंजर्वेशन भी हो सकता है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर स्टेशन लगा सकते हैं ताकि हमें अपनी सॉइल की एग्जैक्ट कंडीशन पता हो, जैसे कि हमने सॉइल हेल्थ कार्ड टाइप की चीजें स्कीम्स लॉन्च की। राइट, बट वो 3 साल में आप एक बार टेस्ट कराते हो उसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम रेगुलर रियल टाइम में अपने सॉइल की कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं कि इसमें कब कितना मॉइस्चर कंटेंट है, और जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसके लिए हमें इसको कौन से दिन कितना इरिगेशन देना होगा। राइट, लाइक कि आप क्रॉप अपने सीड कर दिया तो आप उसके 3rd डे इरिगेशन दीजिए, फिर 7th डे दीजिए, 21st डे दीजिए, उस टाइप में। राइट, तो ये सारी चीजें इनेबल करेंगे हमारे फार्मर्स को बेटर डिसीजन लेने में। Okay, so let's come to definition. How you would define? क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा, so always start this question with definition. It is also known as smart farming or digital farming. It represents the fourth major revolution in agriculture practices, leveraging the cutting edge technologies like IoT, AI, robotics, data analytics, predictive analysis to optimize food production and resource management. क्योंकि दोनों ही जरूरी है। आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो हमें अपना फूड प्रोडक्शन इंक्रीज भी करना है, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। पंजाब जैसी हालत नहीं करनी है कि सॉइल पूरी तरीके से बंजर होती जा रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि हमने फूड प्रोडक्शन इंक्रीज किया वहां से ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। राइट, so this innovative approach integrates advanced digital technologies such as IoT, artificial intelligence, machine learning, big data analytics, robotics, precision farming techniques into traditional agriculture practices. Right, this is all about our agriculture 4.0. शुरुआत की बात करें, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कब कब स्टार्ट हुए, तो सबसे पहले शुरू हुआ 10,000 बीसी में, दैट इज व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। पहले तो वाइल्ड में ही अपने आप ग्रो होते थे, लोग कंज्यूम कर लेते थे। ठीक है, फिर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया इन दोनों का। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर 2.0 कब आया? ये आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम, 18th एंड 19th सेंचुरी में, जब लोगों ने मैकेनाइजेशन की बातें की, उन्हें ये नॉलेज हुआ कि हाँ, क्रॉप रोटेशन जैसी कोई चीज होती है और इससे सॉइल पे इंपैक्ट पड़ता है। दे गॉट द नॉलेज ऑफ सीजन्स ऑल्सो। एग्रीकल्चर 3.0 ये आया ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम, दैट इज मिड 20th सेंचुरी, जब लोगों ने और ज्यादा साइंटिफिक इन्वेंशन करने शुरू किए कि हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज बना पाए, हम इरिगेशन को एक्सपैंड कर पाए, एंड इंक्रीज यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, सो ऑन। राइट,
तो इसमें जब हमने मैकेनाइजेशन यूज किया प्लांटिंग करने में, हार्वेस्टिंग करने में, इरिगेशन करने में, ये सब हुआ एग्रीकल्चर 3.0 के टाइम पर। ओके, सो हमें यहाँ पे कुछ चीजें जाननी होंगी, जैसे इस 4.0 में हम जो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं उनके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इनके सामने हमारे लिए चैलेंजेस क्या होंगे, ठीक है, और इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी या क्या अप्रोच रहा है इन चीजों को यूज करने का। ठीक, जैसे हमने सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स चलाती है। ठीक है, सो आई विल गिव यू 7 to 8 पॉइंट्स अंडर ईच हेडिंग, बट ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज जस्ट 4 or 5 मैक्स, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ठीक लगे। Okay, now first, what is the first benefit? First is that we can increase our crop yield. यहाँ पे ये crop की spelling गलत हो गई है। We can increase the crop yield and productivity, right? क्योंकि हम यहाँ पे और ज्यादा precision techniques यूज कर रहे हैं। जैसे हमने क्या बनाया, नैनो डैप, नैनो डैप, नैनो यूरिया। क्योंकि हमारे यहाँ यूरिया में पहले जब हम लोग ट्रेडिशनल वे में यूज करते हैं तो उसमें काफी लॉस हो जाता था, ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब बहुत कम हो कर पाता था एंड बाकी का रन ऑफ हो जाता था। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग नैनो यूरिया लेके आए, ताकि हम इसको, एक तो एक बॉटल वो काम कर सकती है जो पूरा एक वहां पे बैग काम करता था। ठीक है, तो एक तो इनपुट कॉस्ट कम हो गई फार्मर की, यानी कि अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, दैट इज वन थिंग। दूसरा कि आपने यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया, क्योंकि रन ऑफ बहुत होता था यूरिया, जो कि यहाँ पर रन ऑफ नहीं होगा, राइट। सो दैट इज वन एग्जाम्पल, और हमेशा हर हेडिंग के साथ एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, तभी आपके आंसर अच्छा बनेगा। सेकेंड थिंग इज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं आईओटी सेंसर्स का, हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का, ठीक, ताकि हम जो हमारे इनपुट्स हैं जैसे फर्टिलाइजर, वाटर, पेस्टिसाइड, इनकी यूज को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पाए, बिकॉज वी विल बी हैविंग द रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ आवर सॉइल एंड इवन द प्लांट कंडीशन। ठीक है, रियल टाइम में जब इंफॉर्मेशन होगी तो हम बेटर ऑप्टिमाइज कर पाएंगे कि हमें कौन सा रिसोर्स कितना और कब यूज करना है। ठीक है, और वर्ल्ड के एक्सपीरियंस भी दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी किसी कंट्री ने प्रिसिशन एग्रीकल्चर टेक्निक्स फॉलो की है तो उनकी जो क्रॉप की ईल्ड होती है वो इंक्रीज हो जाती है बाय अराउंड 30%। अब इसी में एक एग्जांपल कोट कीजिएगा अबाउट द पार्टनरशिप बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड इक्रीसैट। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, ये न्यूज एनालिसिस के टाइम भी मैंने आपको बोला था, इसको याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी हेडिंग में आता है, बस वहीं वहीं से ये फॉर्डर पॉइंट्स आपको अपने आंसर में यूज करने होते हैं। इन दोनों ने यूज करके बनाया एक एआई पावर्ड सोइंग ऐप। ठीक है, और रिजल्ट ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में इसके बाद ग्राउंड नट की ईल्ड में 30% का इंक्रीज देखा गया। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स जो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तभी दिखाता है कि आप प्रेजेंट चीजों से कितना अवेयर हो। इट शुड नॉट बी लाइक द बुकिश नॉलेज। ठीक है, दिस इज फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड हम लोग चलते हैं रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी पे। नाउ इंडिया में पंजाब एक क्लासिक केस है जहां पे हम देख रहे हैं कि ईल्ड बढ़ाने की कोशिश में हमने किस तरीके से एनवायरमेंट को डैमेज किया है, राइट। तो यहां पर ये जो टेक्नोलॉजीज हैं दे कैन हेल्प अस प्रमोट द सस्टेनेबल फार्मिंग एज वेल एज ऑप्टिमाइजिंग आवर रिसोर्स यूज। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, इट कैन रिड्यूस द वाटर यूसेज बाय एज हाई एज 50%। ठीक है, आपने स्मार्ट सिस्टम का यूज किया, जब उसे लगेगा कि इतने मिनट ही चलाना है, 15 मिनट चला के बंद, ठीक है, वरना पंजाब में क्या होता है, मोस्टली पावर फ्री है, फार्मर रात को चला देता है, फील्ड को फ्लड कर देता है एंड सो जाता है। ठीक है, सुबह बंद करेंगे आराम से, ठीक है, और उसी से उनके यहाँ पर सॉइल में सैलिनिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। सो एट इज स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि उसके पास रियल टाइम डेटा है कि सॉइल में कितने मॉइस्चर की कमी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेगा कि इसे कितनी देर तक इरिगेशन देना है यहाँ पर। ठीक है, इंडिया ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस से जूझ रहा है, राइट, तो वहां पर आईओटी सेंसर्स coupled with drip irrigation, it can be really helpful। और इसी को एक डेमोन्स्ट्रेट किया गया तमिलनाडु में, वहां पर एक प्रिसीजन फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और उसने ये प्रूव किया कि यहां पर 40 to 50% तक की वाटर सेविंग हुई while maintaining the yield at the same level, राइट। दूसरा हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग को और कहां यूज कर सकते हैं, तो इसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपने फर्टिलाइजर की यूसेज में।
ठीक है, जैसे सॉइल हेल्थ का हमारे पास डेटा है, क्रॉप की रिक्वायरमेंट हमारे पास है, तो यहां पर भी देखा गया कि इसने रिड्यूस किया फर्टिलाइजर की यूसेज बाय 15 to 20%। ठीक है, दिस स्मार्ट सिस्टम। नेक्स्ट इज क्लाइमेट रेजिलियंस एंड रिस्क मिटिगेशन। क्लाइमेट रेजिलियंस दैट मीन्स व्हाट वी नीड एडवांस वेदर फोरकास्टिंग, राइट, एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर ये है तो हमारे फार्मर्स बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें क्रॉप कब एग्जैक्टली ग्रो करना है। और इसी का एक एग्जांपल जो हमने न्यूज एनालिसिस के टाइम देखा था, दैट वाज क्रीडा, क्रीडास मेघदूत ऐप। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब यहाँ पीडीएफ में मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर मेघदूत ऐप लॉन्च की गई जो प्रोवाइड करता है आपको लोकेशन, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज। ठीक है, इसी को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जहां सरकार ने कहा था कि हम इनको मोनेटाइज कर देते हैं, फार्मर शुड बी मेड टू पे फॉर दिस। ओके, तो इस तरह की ये जो एप्स हैं, मैंने सिस्टम लिख दिया गलती से, इस तरह की जो एप्स हैं ये फार्मर को एक बेटर एडवाइस दे सकती हैं कि आपको किस तरीके से अपने डिसीजन लेने होंगे, राइट। तो उससे हम रिड्यूस कर पाएंगे अपने क्रॉप लॉसेस को ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जैसे कई बार होता है सोयाबीन पहले ग्रो कर दिया जाता है और फिर देखते हैं एकदम से कि यार 15-20 दिन बहुत तेज धूप पड़ गई और उसमें उसका 20-30% जो बीज होता है वो ग्रो नहीं हो पाता है, राइट। तो उस तरह की चीजों को हम कम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, मार्केट एक्सेस। जब मैंने आपके साथ क्यू कॉमर्स ई कॉमर्स किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट एक्सेस की बात हो या सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन की, इसमें ये सभी टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, स्पेशली विद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो कि ऑलमोस्ट 30% होते हैं हमारे यहाँ, राइट। इंप्रूव मार्केट एक्सेस की ये हमें बेटर बता पाएगा कि किस क्रॉप की डिमांड किस सीजन में या फ्रूट वेजिटेबल्स की किस रीजन में कौन से फ्रूट की डिमांड थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे फार्मर उस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे इन कंपनीज के साथ जो सेल कर रही हैं। आजकल तो 10 मिनट में भी चीजें आ जाती हैं आपके पास, राइट। तो यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन अगर हम बना रहे हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ब्लॉकचेन का कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो चलिए एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। अगर इस नेटवर्क में इतने सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं या लोग जुड़े हुए हैं सपोज, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन सपोज ये आदमी सेल कर रहा है और ये बाकी 3 फार्मर हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन तीनों के पास शेयर होगी कि सपोज कि यहां से इसने लिया था एक एप्पल, या चलिए 1 लीटर मिल्क पकड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, मिल्क इसने फार्मर से लिया, उसने फार्मर से लिया 30 रुपीज पर लीटर। बट ऐसा नहीं है कि वो ला के यहाँ पे दिल्ली में 60 रुपीज लीटर बेच रहा है और फार्मर को 30 रुपीज दे रहा है और फार्मर को अवेयर नहीं है उसकी, नहीं अवेयर होगा। और ये ब्लॉकचेन के थ्रू इसको सभी लोग ट्रैक कर सकते हैं, रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं कि मैंने जो फ्रूट्स ग्रो किए थे मुझसे कंपनी ने इतने में लिए हैं और एग्जैक्टली कस्टमर तक कितने रुपीज में सेल हुए हैं ये, राइट। तो ये जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ये कहीं ना कहीं जो मिडिल मैन का इशू आता है हमारे यहाँ पर, जो हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा था कि कुछ फ्रूट वेजिटेबल ऐसे हैं जहां पे फार्मर हार्डली अर्निंग 30% और 40%, बाकी का मिडिल मैन ले जा रहा है। तो ये मिडिल मैन का जो इशू है उसको कट डाउन कर सकता है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिकॉज देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसिबिलिटी। इवन कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है कि वो भी ये देख सकता है कि इस ऐप ने फार्मर से ये फ्रूट या ये वेजिटेबल या मिल्क कितने रुपीस में खरीदा था और ये हमें कितने में सेल कर रहा है, राइट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बेनिफिशियल होगी। सिमिलरली ई नैम का यूज किया गया, यहां भी टेक्नोलॉजी यूज हुई, इसने पूरे इंडिया की जो मंडी थी एग्रीकल्चर मंडी इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और आज इसमें एनरोल हैं एज हाई एज 1.69 करोड़ फार्मर्स। तो यहां भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को ही लीवरेज कर रहे हैं मार्केट एक्सेस बढ़ाने के लिए। अगर सोयाबीन की फसल के दाम आपको यूपी के झांसी में नहीं मिल रहे हैं अच्छे, जस्ट क्रॉस द बॉर्डर, मूव इनटू छतरपुर इन मध्य प्रदेश एंड यू कैन सेल देयर, अगर वहां पर मंडी में आपको बेटर प्राइस मिल रहे हैं, ठीक है। ये बेनिफिट था ई नैम का। नेक्स्ट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस लाइक सपोज कि आप लोग ओआरएन में हो, यहां पे अगर अगर कोई कंपनी देखना चाहे, प्रिडिक्ट करना चाहे कि यहां पर किस चीज की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो वही चीज के लिए हम लोग फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि यहां पर इस पर्टिकुलर फ्रूट की डिमांड ज्यादा होती है, आप हमें ये प्रोवाइड कीजिए। ओके, से पाइनएप्पल, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर अ स्टूडेंट। ओके, सो उस चीज के लिए प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि बेटर प्रिडिक्ट किया जा सके किस सीजन में किस मंथ में
किस फ्रूट या वेजिटेबल की डिमांड ज्यादा होगी। कहीं ऐसा ना हो कि ओनियन की डिमांड एक साल ज्यादा हुई तो अगले साल सभी ने ओनियन ग्रो करना शुरू कर दिया एंड उसके बाद प्राइसेस एकदम से नीचे आ जाते हैं। Okay, so this big data and artificial intelligence can help farmer in making informed decisions. Right? Similarly, हम लोग सैटेलाइट इमेजरीज को यूज कर सकते हैं। ओके, ताकि प्रिडिक्ट की जा सके कि क्रॉप की यील्ड कितनी होने वाली है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे उसको लगता है इस बार केन शुगर के प्राइस शुगर की शॉर्टेज होने वाली है तो वो बैन लगा देती है, एक्सपोर्ट नहीं होगा। ओनियन के प्राइस बढ़ने लगते हैं, एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले सैटेलाइट इमेजेस यूज कीजिए, आप देखिए कि कितना एरिया में ग्रो किया जा रहा है ओनियन या फिर शुगर केन और कितनी यील्ड एस्टिमेट की जा सकती है इसके थ्रू। ओके, और अगर हम सैटेलाइट इमेजरी को मशीन लर्निंग के साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं तो ये माना जाता है कि करीब 90% एक्यूरेसी ये हमें प्रोवाइड कर सकता है इन द प्रिडिक्शन। इसी का अगर आपको एग्जाम्पल कोड करना हो तो यू कैन कोड द फसल प्रोजेक्ट। ओके, ये टेक्नोलॉजीज को यूज करता है टू प्रोवाइड द प्री हार्वेस्ट क्रॉप एस्टिमेट फॉर मेजर क्रॉप्स। ओके, तो हम बेटर प्लान कर सकते हैं अपनी फूड सिक्योरिटी को। गवर्नमेंट कैन बेटर डिजाइन ए पॉलिसी कि उसे क्या करना है यहाँ पर। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नॉलेज। अब ये जितनी भी मोबाइल एप्स वगैरह आई हैं इसने कहीं ना कहीं जो फार्मर की डिपेंडेंसी थी, जो पूरी तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र पे डिपेंड करती थी, जो अलग अलग जगह बनाए जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम किया है। और आज प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो किसान को एडवाइजेस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, मोबाइल ऐप के थ्रू या एआई पावर्ड चैटबॉट्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल किसान सुविधा पोर्टल, ठीक है, सिमिलरली इफ्को किसान। ठीक है, ये मैंने अपने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, जब मैंने एक सेशन किया था आपका स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, वो भी हमने 20 मिनट सीरीज में किया था। स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल दिए थे एंड आई टोल्ड यू एट लीस्ट रिमेंबर 2। ठीक है, उसी में एक और एग्जांपल था डी हार्ट। ठीक है, इसने खुद कहा था कि हमारे रेवेन्यू में 80% की ग्रोथ देखी गई है और ये भी एक स्टार्टअप है जो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये सब प्रोवाइड करते हैं आपको, फार्मर को कनेक्ट करते हैं कस्टमर से, एट द सेम टाइम क्रॉप मैनेजमेंट इनके थ्रू एडवाइसेस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आजकल ये प्राइवेट कंपनीज, मोबाइल ऐप्स, एआई चैटबॉट्स, इन्होंने आके डेमोक्रेटाइज कर दिया एग्रीकल्चर के नॉलेज को। अब किसान पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंड नहीं रहता इसके लिए। ये चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, आखिर इंडिया के लिए इसमें चैलेंजेस क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है लिमिटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। फर्स्ट थिंग इज कि हमारे यहाँ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड है। Right? इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई थी, पीएम दिशा। दैट्स हाउ यू नीड टू कनेक्ट एवरीथिंग। ओके, पीएम दिशा सरकार ने इसके लिए लॉन्च की थी, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ विलेज में करीब 25,000 ऐसे विलेजेस हैं विच लैक इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि वहां उतना बिजनेस दिखता नहीं है प्राइवेट कंपनीज को, तो वो उतना चाहते भी नहीं है। ठीक है, तो अभी भी कहीं ना कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक चैलेंज है हमारे लिए यहाँ पर। ओके, दूसरा कि अगर हम यहाँ पर आईओटी डिवाइस या रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग टाइप की चीजें करना भी चाहें, ठीक है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, तो ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक बिहार एंड झारखंड। तो ये कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर 4.0 का पोटेंशियल है उसको एक लिमिट लगा देता है उसमें। ठीक है, एक तो इनकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कोई फार्मर वहां सेंसस लगा पाए। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पर फार्मिंग में लैंड डिवीजन इतना ज्यादा है, छोटे छोटे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, 80% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है। ठीक है, तो वो इस तरह के सेंसस अडॉप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट इज ऑल्सो इशू। ठीक है, तो पहला तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। सेकंड इशू इज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, हमारे यहाँ एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है, जस्ट 1.08 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसे लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कर पाएंगे। फार्मर अकेला तो अपने दम पे नहीं कर सकता, आप कोऑपरेटिव फार्मिंग कर दें, पॉसिबल है। क्लस्टर फार्मिंग अगर आप कर सकते हैं तो उसमें भी ये एप्लीकेबल हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करके दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिसिशन फार्मिंग इक्विपमेंट्स लाइक सपोज जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स आजकल आ गए हैं, ठीक है, अगर हम ये यूज करना चाहें,
ठीक है, या फिर सरकार ने कहा हम ड्रोन दीदी स्कीम चला दी हमने, तो ड्रोन्स का अगर हम यूज करना चाहें फॉर मॉनिटरिंग द क्रॉप, जैसे किसी के पास 50 एकड़ 100 एकड़ है तो ठीक है, उसके लिए ठीक है, वो यूज कर सकता है ये ड्रोन्स वगैरह मॉनिटर करने के लिए अपने क्रॉप को। बट छोटा फार्मर जिसके पास 1 या 2 एकड़ है, अगर आप उसको कहें कि लीजिए हम आपको ड्रोन देते हैं मॉनिटर कीजिए इसके, तो वो उसके लिए बहुत ही अनवायबल होगा। ठीक है, उसके लिए नहीं है वो काम का। ठीक है, सो यहाँ पे ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद हम उतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते बिग डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर। वो क्लस्टर बेस्ड या कोऑपरेटिव बेस्ड होगा तो हो पाएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स एंड एक्सेस टू क्रेडिट। ना फार्मर के पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो इस तरह की चीजें यूज कर पाए। अब जैसे हमने किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आए, क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव हुआ, बट कितना देते हैं इसमें? 3 लाख रुपीज। That is not sufficient for adopting these highly precision agriculture technologies. Okay, so high टेक्नोलॉजी फार्मिंग का जो यूज है वो लो होने की एक सबसे बड़ी रीजन है कि हमारे यहाँ इंडिया में फार्मर्स के पास उतने ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अगर हम अपने एक सर्वे को भी माने, इंडिया का गवर्नमेंट का सर्वे, तो उसने भी बताया है कि रूरल हाउस होल्ड की जो एनुअल इनकम है, इट इज जस्ट 96,000 अप्रोक्स एनुअली। ओके, तो जिसकी एनुअली फार्मर की इनकम ही 96,000 लेस देन 1 लाख रुपीज है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये उसकी जो इनकम और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी। तो इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली, दैट ओनली 30% ऑफ इंडियन फार्मर्स हैव अडॉप्टेड डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सम और अदर फॉर्म। ओके, डिजिटल लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे स्पेशली फार्मिंग कम्युनिटी में या रूरल एरियाज में, तो इट इज जस्ट 25%। एक यूपीआई भी शायद अब जाके गांव में लोग पे करना सीखें, अदरवाइज वो भी उतना आसान नहीं, क्योंकि इवन वो ट्रस्ट भी नहीं करते कि हमारे बैंक अकाउंट हम इससे कैसे लिंक कर दें। ओके, तो ये जो नॉलेज गैप है, दिस नॉलेज गैप अबाउट द टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। और इसको ओवरकम करने की जरूरी हो जाता है कि डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाए लोगों को कि देखिए आप इस ड्रोन के थ्रू आपको कितना इजी हो सकता है, या ये जो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है ये आपको किस तरीके से वाटर सेव कर सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमें पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना जरूरी है, क्योंकि देख के चीजें यकीन होता है, सिर्फ बताने से नहीं। हालांकि वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र करता रहता है, सॉरी किसान विकास केंद्र। ओके, नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स। अब ये सारी बातें सेम हैं जो रिपीट होती रहेंगी, कि ऊपर जो हमने समझा बस वही सब है। फर्स्ट इज देयर इज नो यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटा, देयर इज नो यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटा प्लेटफॉर्म। बने हुए हैं ढेर सारे प्लेटफॉर्म, लेकिन कहीं भी एक यूनिफिकेशन टाइप की चीज नहीं है जो बात करे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग मॉडल्स जो क्रूशियल है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए, उनके डेवलपमेंट पे वर्क कर सके जो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें इस तरह का एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। जैसे कि हमने एनपीसीआई बनाया, ठीक है, उसने पेमेंट सिस्टम को बेटर बनाया। ठीक है, यूपीआई लेकर आया तो सारी चीजें एकदम ईजी हो गई। ओके, सिमिलरली सॉरी कहाँ गया? ओके, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास उतना एक स्टैंडर्डाइज या हाई क्वालिटी का एग्रीकल्चर डेटा प्रेजेंट नहीं है जिस पर बिग डेटा या मशीन लर्निंग टाइप के मॉडल्स काम कर सकें। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इंडिया में देर आर डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी पंजाब में वर्क कर जाए, क्योंकि वो हाईली इरिगेटेड रीजन है, वो यू कैन से मराठवाड़ा महाराष्ट्र, ठीक है, वहां के रेन फेड एरिया में भी वर्क कर पाए, दैट्स नॉट श्योरिटी, राइट। जो चीज एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में वर्क कर रही है जो टेक्नोलॉजी, वो दूसरी जगह पे भी वर्क कर जाए, दैट्स नॉट गोना बी दैट इजी। ओके, नेक्स्ट इज कि जब हम बात करते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप्स की, इसे मैं आपसे कहता हूं, पता सारे इनिशिएटिव अगर फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब हम एक चीज वहां कवर कर रहे हैं, अब इस पे हमने ऑलरेडी पूरा एक सेशन कर लिया था ना एग्रीटेक स्टार्टअप्स पे, और वही चीज हम यहाँ भी काम आ रही है। तो एग्रीटेक स्टार्टअप्स पे जो मेनली फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं डेवलप्ड एग्रीकल्चर बेल्ट में।
ठीक है, वो बिहार या झारखंड जैसे एग्रीकल्चर बेल्ट में नहीं जाएंगे, वो बुंदेलखंड जैसी जगह पर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे हरियाणा जैसी जगह पर, पंजाब जैसी जगह पर। ठीक है, तो एग्री स्टार्टअप्स भी कहीं ना कहीं, अब जब तक गवर्नमेंट इनको इंसेंटिवाइज नहीं करेगी, जैसा कि अभी हमने साउथ कोरिया वाले लेक्चर में देखा मिडिल इनकम ट्रैप में, ठीक है, वहां गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया प्राइवेट सेक्टर को, उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, इंसेंटिव हम देंगे। ठीक है, तब तक ये एग्रीटेक स्टार्टअप सिर्फ डेवलप्ड रीजन पर ही फोकस करेंगे, यानी कि पंजाब हरियाणा जैसे, एंड हमारे जो बाकी के रीजन है वो पीछे रह जाएंगे। नाउ व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर दिस? एक इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज आइडिया। यहां पर गवर्नमेंट ने अपने सामने गोल रखा था दैट वी विल क्रिएट ए फेडरेटेड फार्मर डेटाबेस। क्योंकि जब तक डेटाबेस नहीं होगा, ये बिग डेटा टेक्नोलॉजी, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ये सब काम नहीं कर पाएंगी। हमें एक प्रॉपर डेटा चाहिए पूरी कंट्री के फार्मर्स का। ठीक है, तभी हम उस पे बेस, इस डेटा पे बेस हम लोग फार्मर के लिए सॉल्यूशंस बना सकते हैं। राइट, तभी जाकर आप एक इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हो कि आपको किस तरीके से फार्मर की इनकम बढ़ानी है। तो उसी के लिए लॉन्च किया गया था आइडिया। नेक्स्ट इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑन एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट की जो एनईजीपी चलती है उसी के अंडर में हमने एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज एआई, एमएल, रोबोटिक्स एंड सो ऑन। राइट, ताकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकें टू मॉडर्नाइज देयर एग्रीकल्चर, जैसे ड्रोन दीदी स्कीम। Submission on agriculture mechanization. Now this was a submission on agriculture mechanization, that is small and marginal farmers के लिए स्पेशली, क्योंकि कई फार्मर्स ऐसे होते हैं 1 एकड़ 2 एकड़ की, वो ट्रैक्टर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाएंगे। यानी आपको हार्वेस्टर चाहिए, आप रेंट पे ले लो एक दिन के लिए, ठीक है, पे कर दो। आपको ट्रैक्टर चाहिए सिर्फ सोइंग करने के लिए, आप रेंट पे ले लो, मत खरीदो पूरा। ठीक है, हाई टेक इक्विपमेंट हब बनाएंगे, हाईटेक इक्विपमेंट हब जो आप वहां से परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे आपकी, ताकि आप उनको यूज करना जान सको। तो जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, कम है, तो एटलीस्ट वो उन हाईटेक इक्विपमेंट्स को यूज करने की ट्रेनिंग ले सकता है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है, सो दैट ही विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज ई-नैम पोर्टल लेकर आए हम। पैन इंडिया डिजिटल ट्रेडिंग पोर्टल है हमारा, जिसने कनेक्ट किया इंडिया की सभी एपीएमसी मंडीज को, और इंडिया में क्रिएट किया एक यूनिफाइड मार्केट। नेक्स्ट वॉज पीएम किसान स्कीम। तो यहां भी हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यूज किया, फार्मर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और साथ में ही किसान मोबाइल ऐप, साथ में एक किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई, जहां से वो एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन। राइट, यहाँ पे 6,000 रुपीज दिए जाते हैं एनुअली फार्मर को। नेक्स्ट इज एग मार्केट। यहां पे बात की गई गवर्नमेंट टू कस्टमर ई गवर्नेंस पोर्टल। ये मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। लाइक आप सुबह अगर पोर्टल खोलेंगे कि आजादपुर मंडी में आज क्या रेट है फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का, तो आपको डेली प्राइसेस की बात वहां पे मिल जाएगी। उस पोर्टल पे आपको डेली बता दिया जाएगा कौन सी कॉमोडिटी अराइव हो रही है। राइट, तो ये एग मार्केट आपको उसमें हेल्प कर सकता है। यू डोंट नीड टू विजिट दी आजादपुर मंडी टू नो अबाउट कि कौन सी कॉमोडिटीज अभी अवेलेबल हैं और उनके डेली क्या प्राइसेस होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, ये चीजें आप एग मार्केट के पोर्टल पे खुद से देख सकते हो। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये बनाया गया था 1 लाख करोड़ रुपीस का, कि इससे हम लोग जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर मंडीज का, प्री हार्वेस्ट भी एंड पोस्ट हार्वेस्ट भी, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स वगैरह है, फार्मर को इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड की जाएगी, क्रेडिट गारंटी दी जाएगी बैंक्स को। ये सारी चीजें इस स्कीम के अंडर में ही लाई गई थी। मैं आपके साथ रिवीजन सीरीज में विद इन नेक्स्ट 2 डेज एक या 2 लेक्चर करूंगा। एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट की जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स चल रही हैं, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एज वेल एज मेंस के लिए आपको फॉर्डर मटेरियल का काम करेंगी, ठीक है, वो हम लोग उसमें कवर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये सब चीजें पेंडिंग नहीं रखना चाहते लास्ट टाइम के लिए। उस टाइम फिर कोचिंग्स वाले निकालते हैं मोटी मोटी मैगजीन की स्कीम्स पढ़ लो, वो नहीं होंगी उस टाइम यार। अभी से अगर टॉपिक के साथ ही पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पे मोस्टली फोकस किस पे किया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर पे, ठीक है, और वो भी थ्रू ई गवर्नेंस। यहाँ पे आपको वेब इनेबल्ड सिस्टम दिया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है इन होल प्रोसेस। नेशनल सॉइल हेल्थ मिशन, दैट इज आपकी सॉइल को एग्जामिन किया जाता है हर 3 साल में, और बताया जाता है कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपकी उसमें कमी है, और आपको कौन से फर्टिलाइजर कितनी क्वांटिटी में यूज करने हैं, ताकि आपकी सॉइल की हेल्थ भी बनी रहे और बेवजह आपकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज ना हो।
ये सुविधा गलत हो गया, एक्चुअली इट इज सुविधा, किसान सुविधा। ठीक है, किसान सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू वेदर, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लांट प्रोटेक्शन मेजर कि आपको क्या लेना है। जैसे एक टाइम वो टिड्डियों का अटैक हुआ था, इनपुट डीलर्स के बारे में कि आपको कोई चीज चाहिए पर्टिकुलर फर्टिलाइजर तो किस डीलर के पास मिलेगा ताकि फार्मर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। ठीक है, अब ये इतने सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, बट आई वुड से कि एटलीस्ट दिस वन, फर्स्ट वन, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब इजी वन है, अगर कुछ और याद ना रहे तो एटलीस्ट ये तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली दिस हॉर्नेट वन इज इंपॉर्टेंट, ओके, एंड सॉइल हेल्थ कार्ड, ये 5 अगर आप याद रख लेंगे दैट इज गुड इनफ। गुड इनफ से मतलब है कि इट विल हेल्प यू फैच गुड मार्क्स, वरना लिखने को तो इंसान यही ई नैम वगैरह ही लिख के आएगा, बट अगर आपने आइडिया और इस टाइप की स्कीम्स नहीं मेंशन की तो वो फिर आपका एवरेज नॉलेज दिखाता है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट दिस एग्रीकल्चर 4.0। ठीक, अब अभी तक हम लगभग सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो इट विल नाउ अ वेरी स्मूथ थिंग। ट्रिपल पी प्राइवेट पार्टनरशिप की हमें जरूरत पड़ेगी फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमने स्टार्टअप्स के लेक्चर में बात की थी कि किस तरीके से स्टार्टअप्स हमारे एग्रीकल्चर को बेटर बना सकते हैं। ठीक, लेकिन इसके लिए हमें जरूरी क्या होगा, पहले जो डिजिटल कनेक्टिविटी का इशू है, यानी कि हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट, उसको स्पीड अप करना होगा। ठीक है, और इसको स्पीड अप करने में प्राइवेट कंपनीज हमारी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में, एज वेल एज फार्मर को और ज्यादा डिजिटल लिटरेट बनाने में। ठीक है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाना होगा, उसी के लिए हम लोग एक स्कीम और लेकर आए थे, पीएम वानी। ठीक है, जहां पे हम वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाएंगे विलेज सेंटर्स में, राइट। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हमारी मदद कर सकता है। सेकंड, नेक्स्ट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। गवर्नमेंट ने अपने सामने टारगेट रखा था एक टाइम बजट में कि हम 10,000 से ज्यादा न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। दैट इज कि गांव में छोटे छोटे 1-1 एकड़ के सपोज किसान हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एफपीओ, उसको रजिस्टर करा लिया कि आप अब जिसको हमसे परचेज करना है वो आके इस ऑर्गेनाइजेशन से डील करेगा, एक एक फार्मर के पास नहीं जाएगा। अदरवाइज एक फार्मर को मैनिपुलेट करना आसान होता है, बट जब सारे फार्मर्स एक प्रॉपर कंपनी बना के वहां पे बैठे हुए हैं तो फिर वो इतना इजी नहीं होता। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने आया है वहां पर, कि अगर आप 60 का सेल कर रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि 40 फार्मर्स को मिले। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ने 24-25 की बजट में फंड एलोकेशन भी 30% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अराउंड 580 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए इसके लिए। और इसमें कुछ सक्सेस मॉडल आप बता सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से एक फॉर्म है सह्याद्री, सह्याद्री फार्म्स इन महाराष्ट्र। इसने फार्मर्स को हेल्प किया इन अडॉप्टिंग द प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स। ओके, क्योंकि उसने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि आप अगर इस तरह की ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो इससे आपके रिसोर्स की सेविंग होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनपुट कॉस्ट कम होगी। ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाया जाता है, ये बहुत मुश्किल होता है फार्मर्स को इंडिया में कन्विंस करना टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके लिए पहले तो जरूरी है कि फार्मर के पास वो डिजिटल लिटरेसी हो कि वो ट्रस्ट कर सके कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। ठीक, दूसरा, फार्मर्स के लिए अगर आप कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स आप डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड द इनकम ऑफ फार्मर, आप लो इंटरेस्ट लोन उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप पे पर यूज मॉडल अपना सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कोई स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगाया वहां पर, तो ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी या बैंक अपनी तरफ से वहां पर उनके फार्म में इंप्लीमेंट कर दे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, और उसमें वो जितना यूज करेगा उसको सिर्फ उतना ही उसको उतना ही पे करने के लिए कहिए, उससे फुल फ्लेजेड कॉस्ट उसकी ना ली जाए। ओके, सो उस तरह के कस्टमाइज मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा जैसे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जैसे पीएम दिशा, ओके, तो ये और ज्यादा एनहांस करने की जरूरत है हमें इन्हें, ताकि फार्मर की डिजिटल लिटरेसी बढ़ सके। डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अपने आप बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड कि उसकी उतनी इनकम हो। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गुड क्वालिटी का एग्रीकल्चर डेटा नहीं है, ऐसा ही ये सब बिखरा हुआ है इधर उधर का। एंड ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो इस डेटा के कलेक्शन, स्टोरेज और शेयरिंग के लिए हमें स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट थिंग, राइट। सेकंड थिंग इज फॉर एग्जांपल जैसे जो आइडिया फ्रेमवर्क हमने ऊपर डिस्कस किया था,
ओके उसका यही गोल था टू क्रिएट ए यूनिफाइड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर डेटा, ताकि उसी डेटा को यूज कर सकती है प्राइवेट कंपनीज भी और अपने अपने मॉडल्स के साथ आ सकती है। सिमिलरली ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा यूज करने की जरूरत है, और ये करके भी दिखाया है हमारे कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें ही हैं, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये करके भी दिखाया, उसने डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि कैसे आप ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे शो कर सकते हो, और इसके थ्रू फार्मर्स के बीच और प्राइवेट कंपनीज के बीच एक ट्रस्ट स्टैब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर एग्रीटेक इनोवेशन। नाउ इसके थ्रू हम लोग वी कैन मेक श्योर दैट देयर इज अ कंट्रोल्ड टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि जब तक इसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होगी तब तक इसका फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया, हमने अपने जो ड्रोन के रेगुलेशंस थे उनको इजी किया। ठीक है, ताकि ये टेस्टिंग की जा सके। एक प्राइवेट कंपनी आए, वो किसी विलेज में जाकर दिखाना चाहे कि ड्रोन के थ्रू आप अपनी 20 एकड़ 30 एकड़ जो फील्ड है उसमें क्रॉप को मॉनिटर कर सकते हो, तो उसके लिए जरूरी है ना कि वो उस टेस्टिंग के लिए पहले ड्रोन के रेगुलेशन वैसे हो, क्योंकि ड्रोन आप हर कहीं नहीं फ्लाई कर सकते। अगर सपोज वहां पे कोई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे न्यूक्लियर प्लांट है या फिर एयरपोर्ट बने हुए हैं, तो वहां आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर सरकार ने इन रूल्स को, ड्रोन रेगुलेशन के रूल्स को थोड़ा सा लिबरलाइज किया और इसका एक्सटेंड कर दिया गया टू क्रिएट डेजिग्नेटेड जोन फॉर टेस्टिंग, कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में आके टेस्ट कर सकते हो। फार्मर की फील्ड में जाके करने की जरूरत नहीं है, आप इस पर्टिकुलर एरिया में टेस्ट करके फार्मर को शो कर सकते हो, उसके बाद वो उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, अभी सैंडबॉक्स मॉडल ही हमने फिनटेक कंपनीज में यूज किया ना, आज इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं लोन देने के लिए, तो वही सेम टाइप का मॉडल हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड एग्रीटेक सॉल्यूशन थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र। अब ये जरूरी होता है, कृषि विज्ञान केंद्र की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, वो है लोकलाइज नॉलेज। वो बहुत अच्छे से जानता है कि यहाँ के फार्मर्स कैसे हैं, यहाँ की फार्मिंग कम्युनिटी क्या चैलेंजेस फेस कर रही है और क्या चीज उनको अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन केवीके की मदद से हम लोग लोकलाइज एग्रीटेक सॉल्यूशंस बना सकते हैं। ठीक है, जो एड्रेस कर पाएगा उस चैलेंज को जो हमने ऊपर देखा था, दैट इज डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया की। ठीक है, और ये जो है केवीके, दे कैन एक्ट एज ए हब जहां पर टेक्नोलॉजीज को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है फार्मर को दिखाने के लिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर 4.0 इन एग्री एजुकेशन। नो, जब तक हम एग्री एजुकेशन के साथ इन चीजों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें इजी नहीं होंगी, तभी जाकर हमारे पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स आएगी। राइट, ये प्रिसिशन एग्रीकल्चर, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स, इनकी जब हम बात करें तो हमें इसे अपने एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम में ऐड करना जरूरी है। राइट, फॉर एग्जांपल अगेन वही कोलैबोरेशन आप दोबारा कोट कर सकते हो, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट प्लस आईसीएआर। उसका गोल यही था, उसने यही कहा है कि हम एक्सपर्टीज डेवलप करेंगे एग्रीकल्चर एजुकेशन में, तो उसको और ज्यादा टेक्स सेवी बनाने के लिए। ओके, तो ये आपके नोट्स हैं जो हमने सारी चीजें समझ ली हैं। एंड अगेन सेइंग, हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगा हो या बोरिंग लगा हो, बट ये जितना हमने आपके साथ डिस्कस किया, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इवन जितना हमने बात की, इसका अगर 50% भी याद रह जाता है तो आराम से आप अपना क्वेश्चन वहां पर हैंडल कर लोगे। ओके, चाहे 150 वर्ड्स में लिखना हो या 250 वर्ड्स में लिखना हो। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।